हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है आपकी परीक्षाएं अब एकदम नज़दीक हैं और इन परीक्षाओं में एलटी ग्रेड होम साइंस में रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने 2018 का पेपर एनालिसिस किया, उसमें रिसर्च के जो 16, 17, 18 क्वेश्चन थे उनको देखा। उनके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, पढ़ाई, समझाई, सब 2016, 17, 2018 के जो पेपर थे उसमें 16, 17 क्वेश्चन जो थे उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया। और अगर आप सिलेबस भी देखोगे तो रिसर्च का जो सिलेबस एलटी ग्रेड में दिया हुआ है, हम एक बार उसकी भी चर्चा पर चर्चा करें। तो उसकी चर्चा पर चर्चा मैंने आपको बता रखा है रिसर्च की मीनिंग क्या है, रिसर्च का अर्थ क्या है। रिसर्च के अर्थ के बाद दूसरी चीजों पे हम चलते हैं। मैंने क्षेत्र आपको बता रखे हैं कि व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज द रिसर्च एरिया। ठीक। तीसरी मैंने आपको बता रखा है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ये सब मैंने आपको एप्लीकेशन पे पढ़ा रखा है। फिर आंकड़ों के स्रोत मैंने आपको बता रखे हैं। आपको याद होगा मैंने आपको RRL वगैरह बता रखे हैं। जो हम रिसर्च करने जाते हैं उसमें जो आंकड़े मिलते हैं उनके सोर्स कहां से हैं। उसके बाद उपकरण और तकनीकें आपको बता रखी। उपकरण और तकनीकों में जानते हो क्या है? अभी आज इस क्लास में मैं फिर से आपको उपकरण बता दूंगा, लेकिन उपकरण और तकनीक मैंने आपको बता, पढ़ा, समझा, सिखा रखी है। रिसर्च के 16 से 18 क्वेश्चन जितने भी आएंगे, 20 क्वेश्चन जितने भी आएंगे, आपका सारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। आगे आप देखोगे तो मैंने आपको याद होगा हमने फंडामेंटल रिसर्च या उसी को बेसिक रिसर्च कहते हैं उसके विषय में एप्लीकेशन पे चर्चा पर चर्चा की है। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है उसके विषय में चर्चा पर चर्चा की है। एक्शन रिसर्च जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसके विषय में की है। एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल रिसर्च, मतलब टाइप्स ऑफ रिसर्च में मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन भी फिगर आउट करके बता, पढ़ा, समझा, सिखा दिए हैं। प्लस एप्लीकेशन पे भी ये सारे रिसर्च के टाइप्स आपको बताए, पढ़ाए गए हैं। इसके बाद आगे आप बढ़ोगे तो यहां पर आप देखोगे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा बताया गया कि नहीं। आप जल्दी से बताइए व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स, व्हाट इज द प्राइमरी डाटा। मैंने आपको समझाया था जब कभी भी आपको डायरेक्ट किसी व्यक्ति से मिलना हो, मिल करके डायरेक्ट उससे बात करना हो, वो प्राइमरी सोर्स होता है, बताया है। लेकिन जब उसके विषय में जानकारी हमें डायरेक्ट उस व्यक्ति से ना मिल करके किसी दूसरे व्यक्ति से मिलती है तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। ठीक है। सांख्यिकी उपकरण ये भी मैंने आपको बताया रखा है। बारंबारता, औसत, बहुलांक, ये आपको मीन, मीडियन, मोड मैंने बताया। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये सारी चीजें मैं आपको बता रखा। आज इस क्लास में इतना ही आपका रिसर्च का जो सिलेबस है ना, इतना ही आपका रिसर्च का सिलेबस है। यहां तक आज इस क्लास में सबसे पहले हम बात करते हैं जो उपकरण होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है उपकरणों से 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और मैंने आपको बता रखा है। उपकरणों की अगर हम बात करें बच्चों, तो उपकरणों की प्रक्रिया में मैंने आपको सबसे पहले उपकरण आते कहां से हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो आपने देखा होगा मैंने आपको PHD, CAG ये बता रखा है, सारे लोगों को ये बता रखा है ना। पी का फुल फॉर्म जब हम लेते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, जिसे हम शोध का पहला सोपान या समस्या का चयन कहते हैं। फिर दूसरा होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं प्राक कल्पना का प्रतिपादन। जैसे आपके शरीर में आत्मा होती है उसी प्रकार से शोध की प्रक्रिया में हाइपोथेसिस होता है। तीसरा होता है डिजाइन ऑफ रिसर्च। डिजाइन ऑफ रिसर्च में हम ये बताते हैं कि शोध को हम कैसे संचालित करेंगे, शोध में हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, किस प्रविधि का प्रयोग करेंगे, कैसे करके हम शोध प्रक्रिया को संचालित करेंगे। फिर अगला जो स्टेप है कलेक्शन ऑफ डेटा। यही जो स्टेप है इसी कलेक्शन ऑफ डेटा में ही हम उपकरणों को रखते हैं, क्योंकि कलेक्शन ऑफ डेटा में हमें सामने वाले से कुछ ना कुछ जानकारी चाहिए। जब हमें सामने वाले व्यक्ति से, जिस पर आप शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उससे कुछ जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट ऐसे ही जाकर हम उससे नहीं मिल लेते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं उससे मिलने का एक व्यवस्थित क्रम, सुक्रम निश्चित करते हैं, उसीलिए होता है। फिर यहां पर क्या होता है एनालिसिस ऑफ डेटा होता है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डेटा होता है। और लास्ट में होता है फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है, एंड कंक्लूजन। फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, ये रिसर्च के स्टेप है। और एक चीज आपको बता दूं, आज शाम को 5 बजे से लेकर के 3-4 घंटे की महा मैराथन है। जी हाँ, यूट्यूब पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्पेशली एलटी ग्रेड होम साइंस के बच्चों की महा मैराथन है 5 बजे से। तो आप सबको 5 बजे जरूर आ जाना है। ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बात कर रहे हैं ये डाटा कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में हम क्या करते हैं बच्चों,
हमें रिसर्च करने के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी चाहिए। जिस व्यक्ति पर हम रिसर्च कर रहे हैं उस व्यक्ति के संबंध में हमें जानकारी चाहिए। और जानकारी हम ऐसे नहीं कि जैसे गए मनमर्जी से, अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ा, कुछ भी पूछा, कुछ भी बताया, ऐसा नहीं होता। जानकारी के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी बच्चों? जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है उपकरणों की। इन्हीं उपकरणों के माध्यम से हम सामने वाले व्यक्ति से कुछ पूछते हैं और पूछ करके उससे जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसी जानकारी के आधार पर हम शोध प्रक्रिया का संचालन करते हैं। ठीक है। अब उपकरणों की अगर हम बात करें तो उपकरण हमारे पास कई सारे होते हैं। ठीक है। उपकरणों में सबसे पहला जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रश्नावली है। प्रश्नावली बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रश्नावली के बाद दूसरे उपकरण की हम बात करेंगे तो यहां पर हमें मिल जाती है क्या? अनुसूची मिल जाती है, शेड्यूल मिल जाता है। तीसरे उपकरण की अगर बात करते हैं बच्चों तो यहां पर हमें ऑब्जर्वेशन मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या? अवलोकन कहते हैं। अगर इसके अगले उपकरण की बात करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा क्या? साक्षात्कार, इंटरव्यू मिल जाएगा। और इसके अलावा जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, चाहे बुद्धि परीक्षण हो, चाहे व्यक्तित्व परीक्षण हो, या कोई भी परीक्षण हो, जैसे आप ब्लड टेस्ट कराने गए, सामान्य सी बात समझ लो, ब्लड टेस्ट कराने गए, ब्लड टेस्ट कराने से आपको जानकारी ही तो मिलती है। ये जानकारी मिलती है कि आपको कौन सी बीमारी है, कितनी है, किस लेवल की है, क्या क्या अंग खराब हुए, ये जानकारी ही तो है। और इसी जानकारी के आधार पर आपका डॉक्टर आपके ऊपर रिसर्च करता है। तो वही चीज यहां भी है कि जब हम विभिन्न प्रकार के कोई भी परीक्षण या कोई भी टेस्ट कराने जाते हैं तो ये सारे के सारे प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन, साक्षात्कार, टेस्ट, ये सब के सब क्या है? हमारे उपकरण है। और इन्हीं उपकरणों के आधार पर हम शोध की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की जानकारी इकट्ठा करते हैं और उन्हीं जानकारी के माध्यम से शोध प्रक्रिया का संचालन करते हैं। इन उपकरणों में सबसे पहला उपकरण जो होता है उसको हम क्वेश्चनायर बोलते हैं। क्वेश्चनायर जो बोलते हैं वो प्रश्नावली होती है। ठीक है। वो प्रश्नावली होती है। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली है, अगर मान लीजिए मुझे आपके ऊपर रिसर्च करना है तो मैंने यहां एक पेज लिया। ठीक है। यहां पर मैंने एक पेज लिया, मुझे आपसे जो जानकारी चाहिए उसको यहां पर क्वेश्चन के रूप में मैंने लिख लिया। क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखने की जगह छोड़ दी, फिर दूसरा क्वेश्चन लिख लिया, फिर आंसर लिखने की जगह छोड़ दी। मतलब जो भी जानकारी चाहिए उसको प्रश्नों के रूप में हम बना लेते हैं और प्रश्नों के रूप में बना करके ये प्रश्न पेपर जो है, प्रश्नावली जो है, ये मैंने आपको दे दी। आपके ऊपर ही मैं रिसर्च कर रहा हूं तो आपने इसे पढ़ा, पढ़ करके आपने प्रश्नों को पढ़ने के बाद उसका उत्तर इसमें लिख दिया। इसका उत्तर लिख करके ये पेपर मुझे वापस कर दिया। तो इस पेपर के माध्यम से मुझे आपके विषय में जानकारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यही प्रक्रिया हमारी शोध में प्रश्नावली कहलाती है, जिसे इंग्लिश में हम क्वेश्चनायर कहते हैं। क्वेश्चनायर जो होता है ना, आप क्वेश्चनायर को कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे क्वेश्चनायर में दो चीजें होती है, एक स्वयं प्रश्नावली होती है, स्वयं के बाद दूसरी होती है डाक प्रश्नावली होती है। स्वयं प्रश्नावली और डाक प्रश्नावली। स्वयं, स्वयं का मतलब मैं खुद आपके घर गया, आपसे मिला, या आप मेरे घर आए, मुझसे मिले, आपको मैंने ये कागज दे दिया, आपने पढ़ा, पढ़ करके इसका उत्तर आपने लिखा और मुझे दे दिया, तो इसे स्वयं हो गया। लेकिन अगर हमारे आपके बीच दूरी ज्यादा है, 200-500 किलोमीटर है, तो मैंने बाई पोस्ट, डाक के माध्यम से आपके घर यही प्रश्नावली भेज दी, या ईमेल के माध्यम से भेज दी। आजकल तो ईमेल का भी बहुत जमाना है, या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी, तो वो सब डाक में ही आएंगे, चाहे ईमेल हो चाहे व्हाट्सएप। अब आपने इस प्रश्नावली को वहां प्राप्त कर लिया, पढ़ा, पढ़ करके इसको सारा भर दिया, इसके उत्तर भर दिए और ये मुझे दे दिए, तो ये डाक प्रश्नावली होगी। ठीक है। स्वयं भी दे सकते हैं और डाक के माध्यम से। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रश्नावली, आजकल जो प्रश्न बनते हैं ना, प्रश्न कई प्रकार के बनते हैं। एक ओपन क्वेश्चनायर होता है, ओपन क्वेश्चनायर को हम मुक्त प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है। ओपन क्वेश्चनायर होता है जिसको हम मुक्त प्रश्नावली कहते हैं। दूसरा क्लोज्ड क्वेश्चनायर होता है, क्लोज्ड क्वेश्चनायर को हम बंद प्रश्नावली कहते हैं। ठीक। जब हम डिस्क्रिप्टिव उत्तर लिखते हैं, विस्तृत उत्तर लिखते हैं, तो विस्तृत उत्तर में जो मर्जी, जहां मर्जी, जैसे मर्जी लिख सकते हो। तो जो मर्जी, जहां मर्जी, जैसे मर्जी कुछ भी लिख लोगे तो वो आपका मुक्त हो जाएगा। जिसमें मुक्त के अंतर्गत क्या आता है? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। विस्तृत उत्तरीय में कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। जब कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है तो जहां मर्जी, जैसे मर्जी, जो मर्जी लिख लो,
तो वो मुक्त प्रश्नावली हो गई। और बंद प्रश्नावली में जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में उन्हीं 4 आंसर में ही आपको आंसर लगाना पड़ेगा, या 1 वर्ड या टिक मार का जो सही और गलत का निशान वाले होते हैं तो उसे बंद प्रश्नावली कहते हैं। तो प्रश्नावली यहां पर आपके 2 प्रकार की हो गई, मुक्त प्रश्नावली और बंद प्रश्नावली। ये पहला हमारा उपकरण हो गया प्रश्नावली का। दूसरा उपकरण जो होता है बच्चों, वो होता है हमारा शेड्यूल होता है। शेड्यूल को हम बोलते हैं क्या? अनुसूची बोलते हैं। शेड्यूल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अनुसूची बोलते हैं। अनुसूची क्या है? अनुसूची का प्रयोग जानते हो किसके लिए करते हैं? मुख्य रूप से जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, अनपढ़ों के लिए, या बच्चों के लिए, या मानसिक रोगियों के लिए, ठीक है, मानसिक रोगों के लिए, या वृद्ध लोगों के लिए। आप कुल मिलाकर एक शब्द कह सकते हैं, ऐसे लोग जो प्रश्नावली में उत्तर नहीं दे सकते। फिर सुन लीजिए मेरी बात, ऐसे लोग जो प्रश्नावली में उत्तर नहीं दे सकते, उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अनुसूची का प्रयोग करते हैं। जो लोग प्रश्नावली के माध्यम से उत्तर नहीं दे सकते, जानकारी नहीं दे सकते, उनके। इसमें क्या होता है? इसमें भी हमने एक पेज लिया, पेज में जो भी जानकारी चाहिए उसको क्वेश्चन के रूप में लिख लिया, नीचे आंसर लिखने की जगह छोड़ दी, फिर क्वेश्चन के रूप में लिख लिया, फिर आंसर लिखने की जगह छोड़ दी, फिर क्वेश्चन के रूप में लिख लिया। यही चीज सेम फॉर्मेट जैसे आप प्रश्नावली में किया। लेकिन प्रश्नावली में क्या था? ये पेज मैंने आपको दे दिया, आपने खुद से पढ़ा, खुद से पढ़ करके उत्तर लिख दिया, मतलब उत्तर देने वाले आप हैं और लिखने वाले भी आप हैं। जब उत्तर देने वाला और लिखने वाला एक ही व्यक्ति हो तो प्रश्नावली होगी। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अगर व्यक्ति अनपढ़ है तो इस प्रश्नों के उत्तर लिख पाएगा क्या? नहीं लिख पाएगा। अगर व्यक्ति छोटा बच्चा है, अगर 4 साल 3 साल 5 साल के बच्चों पर रिसर्च करोगे तो उत्तर लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। अगर मानसिक रोगी है तो उत्तर लिख पाएगा क्या? नहीं लिख पाएगा। अगर कोई वृद्ध है जिसके हाथ कांप रहे हैं, आप वृद्ध पे रिसर्च कर रहे हो, तब भी उत्तर नहीं लिख पाओगे। तो क्या करेंगे हम? सामने वाले व्यक्ति से सेम फॉर्मेट में प्रश्न मौखिकी रूप से पूछेंगे। छोटे बच्चों से पूछेंगे तो वो कुछ तो हाँ ना सही गलत बताएंगे, जो वो उत्तर देंगे उसको मैं लिखूंगा। रिसर्च करने वाला मैं हूं तो मैं लिखूंगा। उत्तरदाता जहां उत्तर खुद नहीं लिखता, मैंने उससे प्रश्न पूछा, मैंने क्या कहते हैं वृद्ध व्यक्ति से प्रश्न पूछा, मैंने अनपढ़ व्यक्ति से, अनपढ़ अगर आप अनपढ़ हैं लिख नहीं सकते लेकिन मुंह से तो बोल सकते हैं ना, उनसे पूछा, उन्होंने जो उत्तर दिया उस उत्तर को मैंने यहां पर खुद अपने हाथ से लिख दिया उन उत्तर को। तो इसी को, इसके माध्यम से जब जानकारी इकट्ठा होती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अनुसूची बोलते हैं या शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, शेड्यूल बोलते हैं। तीसरे पर हम आते हैं। तीसरी हमारी जो होती है अवलोकन होता है। अवलोकन जो होता है ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, अवलोकन जो होता है ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कभी कभी हमें जब शोध में जानकारियां चाहिए तो हम डायरेक्ट या सामने से किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकते, बल्कि जब घटना वास्तविक रूप में घटित हो रही है, जब घटना वास्तविक रूपों में घटी, ये क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि घटना के वास्तविक रूप में घटित होते समय जो हम उपकरण प्रयोग में लाते हैं वो कौन सा है। अब जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के क्रोधी स्वभाव का अध्ययन करना है। अब मैं सामने से उससे पूछूंगा तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। लेकिन कई बार हम छुप के देखते हैं वो लड़ाई झगड़ा करता है, तो छुप के जो देखने वाला होता है, ठीक है, वो वाला जब हम किसी व्यक्ति के सामने नहीं जाते तो उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, छुप के देखते हैं। जैसे एथनोमेथोडोग्राफिकल रिसर्च, जिसको हम नृजातीय शोध, मैंने आपको बताया है नृजातीय शोध होता है जहां जनजातियों पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, जब हम जातियों जनजातियों पर अध्ययन करते हैं तो मैंने आपको बताया ये खतरनाक टाइप का रिसर्च होता है, तो हम छुप कर उनको देखते हैं, छुप कर उनका अध्ययन करते हैं, वहां ऑब्जर्वेशन होता है। तो इसके लिए स्पेशली हम जिसका प्रयोग करते हैं वो ऑब्जर्वेशन या अवलोकन होता है। यह आपको याद होगा, आपने वर्ल्ड फोटोग्राफी देखा होगा, जो एनिमल की फोटोग्राफी या पक्षियों की फोटोग्राफी, पक्षी के छुप कर देखते हैं या जमीन में या नाले में या नदियों में छिपे रहते। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जब हमें सामने वाले की जानकारी तब चाहिए जब घटना वास्तविक रूपों में घटती रहे। किसी के व्यवहार का अध्ययन करना,
तो व्यवहार का, किसी की संस्कृतियों का अध्ययन करना हो, किसी की सामाजिकता का अध्ययन करना हो, किसी की मानसिकता का अध्ययन करना हो, तो उसके लिए हम जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे ही हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, उसे ही ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अगला क्या है? अगला है साक्षात्कार। साक्षात्कार जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, साक्षात्कार जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू को जानते हो क्या होता है? इंटरव्यू में आपने अनुसूची प्लस अवलोकन को जोड़ दिया। अनुसूची और अवलोकन को जोड़ दिया। अनुसूची में क्या होता है? अनुसूची में होता है, मैंने अभी आपको बताया, इस तरह का पेपर में क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखने की जगह छोड़ देंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे, आंसर और सामने वाले व्यक्ति से पूछेंगे। इंटरव्यू हमारा उस तरह नहीं होता जैसे आज का इंटरव्यू होता है। आज के इंटरव्यू में आप क्वेश्चन का आंसर बता के आओगे फिर भी आपको नंबर नहीं मिलता। लेकिन यहां क्या है? यहां आपसे पूछा जाएगा, आप जो उत्तर देंगे उसको लिखा जाएगा। जब आपसे पूछ करके इंटरव्यू लेने वाला लिखेगा तो इसी फॉर्मेट को तो अनुसूची कहेंगे। साथ ही साथ जानते हो क्या होता है बच्चे? साथ ही साथ आपके उठने का, बैठने का, बोलने का, समझाने का जो व्यवहार का अध्ययन होता है, इंटरव्यू में बोलने के तरीके का अध्ययन भी तो होता है, व्यवहार का भी अध्ययन होता है। तो इन सब का जब अध्ययन होगा, मतलब अनुसूची और अवलोकन दोनों को मिला देंगे तो इंटरव्यू बनेगा। और इंटरव्यू हर समय कैसा होता है बालक? क्वांटिटेटिव नहीं होता, क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है। गुणात्मक के आधार पर हम इंटरव्यू की व्यवस्था करते हैं। तो ये इंटरव्यू हो गया। फिर लास्ट में क्या होता है? लास्ट में विभिन्न प्रकार के परीक्षण होते हैं। परीक्षण जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट कहते हैं। ठीक है, टेस्ट कहते हैं। ये भी शोध की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के जानकारियों को एकत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे बुद्धि परीक्षण जितने भी है, इंटेलिजेंस टेस्ट जितने भी हैं, ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण जितने भी हैं, ठीक, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण और अधिगम परीक्षण, जितने भी प्रकार के टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं? हम इन टेस्ट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारियां ही इकट्ठा करते हैं। तो जिसमें टेस्ट शब्द जुड़ा हो वो सारे के सारे भी शोध की प्रक्रिया में क्या होते हैं बच्चों? शोध की प्रक्रिया में वो सारे उपकरण होते हैं और इन्हीं उपकरणों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है और इन्हीं जानकारी के आधार पर हम शोध कार्य करते हैं और अंतिम में शोध में निष्कर्ष निकालते हैं और रिसर्च प्रतिवेदन, शोध रिपोर्ट लिख करके अपनी प्रक्रिया को संचालित करते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। आप सभी लोग, ठीक, आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे हर बच्चे की समस्या का समाधान हो सके। और आज शाम को 5 बजे जरूर YouTube पे लाइव जुड़िएगा। महा मैराथन होगी 3-4 घंटों की रिसर्च की और आज के जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका रिसर्च का जो भूत है ना, आज शाम को 5 बजे उतर जाएगा। धन्यवाद।